वेलकम माय प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स जेएन। तो आज हम मैकेनिक्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। उस सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में आज हम जानेंगे कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में फ्री बॉडी डायग्राम का जो इंपॉर्टेंस है वो क्या है। फ्री बॉडी डायग्राम जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये नीट और जेई जैसे एग्जाम में बहुत ही गुरुत्वपूर्ण है फोर्स और एक्सीलरेशन निकालने के लिए फॉर द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड इंडिविजुअल पार्टिकल। तो बच्चों, अगर हमें पता है न्यूटन सेकेंड लॉ तो आप जानते हैं दैट द फोर्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ द लीनियर मोमेंटम एंड द मोमेंटम चेंज इज द डायरेक्शन in which the force is applied. So basically force is nothing but mass time acceleration. This force is not any single force. If we said here that F equal to 0, that means it does not signify that any single force 0. There must be a multiple force whose resultant is 0. Okay? तो as a जो जानते हैं फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना तो सही है, उसको रिवीजन हो जाएगा। और जो नहीं जानते तो वो सीख ले कि फ्री बॉडी डायग्राम जो है इसमें क्या है, एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल। सपोज देयर आर 3 ब्लॉक्स और 2 ब्लॉक्स आर कनेक्टेड टुगेदर एंड ए फोर्स F is applied to pull the whole system. System means the 2 blocks. Here we can ask that the acceleration A and the F is what? The value of acceleration and F. Again, this type of problem can be converted into such type of problem that if there is a rope or thread between the 2 masses and tension is T and again the force is F, then what is the value of acceleration, force and tension? This could be multiple block, that is there are 2, 3, 4 blocks, or this free body diagram may be for an elevator or lift, a man standing on it. So if this lift going upwards or going downwards, what will be value of the normal reaction or the apparent weight is exerted by the man standing on the lift? What is weightlessness? ये सभी चीजों को हम आज इसी वीडियो में क्लियर करेंगे। ओके, तो बने रहिए, कहीं भी मत जाइए। तो शुरू करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। उससे पहले हमें जानना है कि फ्री बॉडी डायग्राम हम क्यों यूज करते हैं। देखिए, किसी भी जो चीज है, किसी भी इक्वेशन है, उसको अगर सॉल्व करने में कोई भी तरीका है, इजीएस्ट वे वो है फ्री बॉडी डायग्राम। अगर हमको ये डायग्राम दिया जाए और हमको एक्सीलरेशन और फोर्स निकालने में बोले तो हमें कॉन्फ्यूजन होगा कि कैसे हम इसको सॉल्व करें। लेकिन अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो ये चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट 2025-4। सो बच्चों, फ्री बॉडी डायग्राम में क्या होता है, जो भी सिस्टम है और ब्लॉक है और पार्टिकल है उसको हमें इंडिविजुअल से अलग करके सोचना है, सिंगल और सेपरेटली उसको हमें सोचना है। फिर इक्वेशन फॉर्म करना है, जिस इक्वेशन में फ्री बॉडी डायग्राम में इक्वेशन फॉर्म करना है फोर्स और टेंशन, द रिजल्टेंट इक्वेशन, एंड लास्ट में हमें F इक्वल टू ma दी इक्वेशन F इक्वल टू ma अप्लाई करना है। तो सबसे पहले जो फ्री बॉडी डायग्राम है उसमें आता है एलिवेटर और लिफ्ट। इसमें कई सारे केसेस है, तो इससे पहले हमें जानना पड़ेगा कि एपरेंट वेट क्या है और ट्रू वेट और एक्चुअल वेट क्या है। एपरेंट वेट और एक्चुअल वेट क्या है। तो इसके लिए अगर किसी भी आदमी और मैन इज स्टैंडिंग ऑन एन एलिवेटर, जैसे कि हमने पहले देखा, तो उस आदमी का जो फोर्स है, उस आदमी के जो वेट है वो W इक्वल टू मास ऑफ द मैन टाइम्स एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी
डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है। अभी वो खड़ा है ये लिफ्ट के ऊपर और एलिवेटर के ऊपर, ये इसके ऊपर क्या देगा, एक नॉर्मल रिएक्शन देगा जिसका डायरेक्शन है ऑपोजिट टू इट्स वेट। ये नॉर्मल रिएक्शन को हम कहते हैं अपैरेंट वेट। इसको ही हम वेटिंग मेजरिंग से मेजर भी कर सकते हैं। तो पहले केस में, सो इफ वी टेक केस 1 व्हेन द लिफ्ट इज स्टैंडिंग एट रेस्ट, so at standing at rest means v must be equal to 0 or standing at rest means v must be equal to 0, so the acceleration always 0. So here the resultant force, if the lift is going upward, if the lift is going in upward direction, then here क्या होगा, r minus mg must be equal to 0 हो जाएगा और r हो जाएगा mg के बराबर। तो अगर लिफ्ट स्टैंडिंग है और यूनिफॉर्म वेलोसिटी में जा रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मींस आल्सो एक्सीलरेशन इज 0, तो इन बोथ केसेस द रिजल्टेंट फोर्स इज 0, a इक्वल टू 0 मींस ma इक्वल टू 0, सो द रिजल्टेंट फोर्स इज r माइनस mg। क्यों हमने r को ग्रेटर देन लिया, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है। केस 2 नंबर 2 इज इट इज गोइंग अपवर्ड विद एक्सीलरेशन a व्हिच इज लेस देन g. So in this case we can get the equation r minus mg must be equal to ma. So the r is called apparent weight or normal reaction. So r equal to m into g plus a. Okay. Number 3, case 3. Here जो लिफ्ट है उसका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर है। इस समय क्या होगा, r इक्वल टू, इस इक्वेशन को हम अगर मान ले g प्लस जी, दैट इज ट्वाइस एम जी, दैट इज अपैरेंट वेट, इसका हो जाएगा 2 इंटू एक्चुअल वेट। ये छोटे खाटे चीज को हमको समझ लेना है। नंबर 4 इज, ये जो सारी चीज है वो है अपवर्ड के बारे में। केस 1, केस 2, केस 3, लिफ्ट ऊपर जा रहा है गोइंग अपवर्ड, सॉरी। अभी केस 4 जो है वो है गोइंग वर्टिकली डाउनवर्ड। अगर वर्टिकली डाउनवर्ड है तो उसका वेट जो है वो ग्रेटर देन होगा अपैरेंट वेट और नॉर्मल रिएक्शन के मुकाबले। ओके, सो हियर g मस्ट बी इक्वल टू a, सो हियर r इक्वल टू mg, सॉरी हियर mg माइनस r मस्ट बी इक्वल टू ma। समझ में आ गया? अगर ऊपर जा रहा है तो r माइनस एम जी इक्वल टू ma, और अगर नीचे आ रहा है mg माइनस r इक्वल टू ma। सो हियर r इक्वल टू mg माइनस ma, सो m मल्टीप्लाई बाई g माइनस a। अभी केस 5 जो है उसको हम लिखते हैं ऊपर, इसको लिख लीजिए। आज के टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो प्लीज इसको छोड़ के मत जाइए, एंड तक बने रहिए, ये आपका काम का ही होगा। नीट की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है अगर आप फॉलो करें तो देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आता है नीट में या एचएस में। सो वर्टिकली डाउनवर्ड जी ग्रेटर देन ए, केस 5 अगर हम देखें तो इसमें भी क्या होता है, अगर a इक्वल टू जी होता है वर्टिकली डाउनवर्ड, सो द mg माइनस r मस्ट बी इक्वल टू ma, बट हियर g इक्वल टू ma हमने बता दिया, तो r इक्वल टू ma माइनस ma, दैट इज 0। r 0 मीन्स अगर a और g, अगर कोई भी व्यक्ति जो लिफ्ट में डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, अगर उसका जो एक्सीलरेशन है, लिफ्ट का जो एक्सीलरेशन है मीन्स जो बॉडी का एक्सीलरेशन है, जो मैन का एक्सीलरेशन है, वो अगर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन का बराबर है, अर्थात दैट इज द लिफ्ट इज गोइंग डाउनवर्ड्स विथ एक्सीलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देन उसका जो नॉर्मल रिएक्शन होगा लिफ्ट का वो 0 हो जाएगा। दैट मीन्स हियर ही कुड नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स एंड हिज वेट इज सीन टू बी 0, जिसको हम कहते हैं वेटलेसनेस। इसे हम कहते हैं वेटलेसनेस। अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही जा रहा है, कि 6 के बारे में अगर हम
बताए डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है मगर एक्सीलरेशन इज ग्रेटर देन जी। केस 6 इज in the downward direction where acceleration of the lift must be equal to g. So here also mg minus r equal to ma. So r equal to mg minus ma, that is m multiplied by g minus a, but here a is greater than g, that is the later term is greater than the front term, so here r could be negative. अभी r नेगेटिव का वैल्यू अगर हो जाए तो क्या होगा? आर नेगेटिव मीन्स ये जो आदमी है वो ऊपर जाएगा, राइज करेगा ऊपर, आदमी क्या होगा यहां पर जाएगा और उसका जो हेड है वो स्टिक हो जाएगा लिफ्ट के जो वाल के साथ। ऐसे कहां होते हैं आप लोग जानते हैं? सैटेलाइट में। ओके, सो अगर किसी भी लिफ्ट नीचे जा रहा है, ग्रेविटेशन एंड जो एक्सीलरेशन है उसके ज्यादा एक्सीलरेशन में, उससे ज्यादा एक्सीलरेशन में, तो उसके तरफ क्या हो जाएगा? वो जो आदमी है वो क्या होगा? लिफ्ट से ऊपर उठ जाएगा और उसका जो हेड है वो स्टिक टू द वॉल ऑफ द लिफ्ट। ऐसे ही होता है क्या में? स्पेसशिप और महाकाश यान में। ओके, सो हमको पता चल गया है। तो अभी हम जाएंगे जो फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ इन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल एंड इंक्लाइंड प्लेन। ये जो छोटे छोटे टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम सिर्फ थ्योरी के बारे में बताएंगे, नेक्स्ट डे हम लोग 8 से 10 मैथमेटिक्स करेंगे। तो बने रहिएगा। अगर किसी भी कॉन्सेप्ट को आपको अधूरा लगे तो यह क्लियर हो जाएगा। सो नंबर 2 केस इज प्लेन हॉरिजॉन्टल सरफेस में एफ इक्वल टू एम ए का जो प्रयोग है और इंक्लाइंड प्लेन हॉरिजॉन्टल में अगर आप देखें तो ये अगर कोई टेबल है, इसके ऊपर कोई ब्लॉक है, तो प्लेन हॉरिजॉन्टल में क्या होता है? इसका वेट W इज एक्टिंग डाउनवर्ड एंड नॉर्मल डायरेक्शन एक्टिंग आउटवर्ड, एंड इफ F इज द फोर्स एंड द मास ऑफ द ब्लॉक इज m, then here the equation is given is F equal to ma or A equal to total force by total mass. This is the equation to solve any type of acceleration चुटकियों में, total force by total mass आएंगे हम। okay, so plane the force is parallel, here force is parallel to the surface, ये surface है, this is parallel to the surface, number A. number B, if the force is applied upward with an angle theta with the horizontal, ये हॉरिजॉन्टल है, अभी ये ब्लॉक है, अगर कोई भी फोर्स ऐसे एक्ट करता है, अगर इसको आप इसी तरह से पुल करें तो ये फोर्स लगता है क्या? ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल है, इसके सापेक्ष में थीटा एंगल से ये अगर अप्लाई होता है इसके एम मास के ऊपर, तो कैसे हम एक्सीलरेशन निकालेंगे? सॉरी, तो here W is the weight and normal direction always get acting opposite to the weight of the block. Then ये जो F है हम इसको दो जो कंपोनेंट है पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल सरफेस में इसको डिवाइड करेंगे। तो इधर अगर जाएगा ये होता है F cos थीटा और इधर हो जाएगा F sin थीटा। So here we form two equation, R plus F sin थीटा इक्वल टू W और mg, R प्लस F sin थीटा इक्वल टू W और mg, और F cos थीटा इक्वल टू मास टाइम एक्सीलरेशन। ये ब्लॉक एक्सीलरेशन a में इधर जा रहा है, सो F cos थीटा इक्वल टू a में, सो एक्सीलरेशन a इक्वल टू F cos थीटा बाई m। यह देखिए अगर हॉरिजॉन्टल में है तो F बाई m, और अगर एक फोर्स अप्लाई होता है हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल में अपवर्ड, इट इज पुलिंग अपवर्ड, देन A इक्वल टू F cos थीटा बाई m। अगर यही फोर्स आपको डाउनवर्ड में पुश किया जाए तो क्या होता है देखते हैं। ओके, ये फोर्स आपको पुल फोर्स है, ये पुल फोर्स है। अगर पुश फोर्स होता है तो क्या होता है हम देखेंगे। सो डायग्राम इज सेम, दिस इज द ब्लॉक एंड फोर्स डायरेक्शन इज
along this direction, so इसको हम ऐसे भी, इसको हम ऐसे फोर्स है तो हम कंसीडर करते हैं कि फोर्स का डायरेक्शन ऐसे है। अभी नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन होगा इस डायरेक्शन में और W का जो डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में होगा। अभी देखिए इसका जो फोर्स है ये हॉरिजॉन्टल के सापेक्ष में कितना एंगल से है, थीटा। अब इसको हम दो जो कंपोनेंट है उसमें डिवाइड करेंगे। सिमिलर एंगल इट इज F, सो along this is F cos theta, again F cos theta, and along this is sorry, along this is F sin theta। ओके, अगर फोर्स ऐसे है तो F cos theta F sin theta, लेकिन अगर फोर्स ऐसे है तो ये F cos theta F sin theta होगा। तो यहां पर हो जाएगा R इक्वल टू W प्लस F sin theta, यहां पर हो जाएगा R इक्वल टू W और हम mg लिखते हैं इसको, mg प्लस F ऑफ साइन थीटा, mg प्लस F साइन थीटा, एंड अगेन F cos थीटा इक्वल टू a में हो जाएगा तो a इक्वल टू F cos थीटा बाई m। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि पुल फोर्स है या पुश फोर्स है, दोनों ही जो डायरेक्शन, दोनों ही केस में a का वैल्यू हो जाएगा F cos थीटा बाई m, मगर नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू इसमें ज्यादा होगा। ओके, अभी हम जाते हैं कि अगर इंक्लाइन प्लेस हुआ तो क्या होगा। सो वी गो फॉर नॉट प्लेन हॉरिजॉन्टल बट इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन के जो है वो टू टाइप्स है। एक होता है कि प्लेन इज रेस्ड और नंबर टू होता है प्लेन इज मूविंग। with some acceleration b। प्लेन इज रेस्ट मीन्स ऐसे होगा, आप जानते हैं ये थीटा है, अगर किसी भी ब्लॉक अगर मास m इज सिचुएटेड हियर, सो उसका जो वेट हो जाएगा या mg होता है। अगर ये थीटा है तो अभी देखिए ये mg इस ब्लॉक की, जो ब्लॉक हमने, ये जो वेज हमने और इंक्लाइन प्लेन हमने ड्रॉ किया है, तो इसका दो कंपोनेंट होगा। एक होगा along दिस डायरेक्शन और दिस डायरेक्शन, along द इंक्लाइन प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन। अभी अगर ये थीटा है तो फ्रॉम जियोमेट्री ये भी थीटा होगा। ओके, ये एंगल 90 है, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अगर ये थीटा है, ये mg है, तो ये कंपोनेंट क्या होगा, mg cos थीटा, ये कंपोनेंट होगा mg sin थीटा, और नॉर्मल रिएक्शन जो है वो mg cos थीटा के विपरीत में काम आएगा। ये ब्लॉक प्लेन रेस्ट में है। ओके, सो हियर वी कैन कंसीडर दैट r इक्वल टू mg cos थीटा एंड mg sin थीटा, mg sin ऑफ थीटा। ब्लॉक, अगर ये ब्लॉक रेस्ट में है तो mg sin थीटा इक्वल टू हो जाएगा f दैट इज ma, और अगर फ्रिक्शन होता है तो क्या होगा, फ्रिक्शन माइनस हो जाएगा, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो यह होता है mg sin थीटा इक्वल टू f इक्वल टू ma, r इक्वल टू mg cos थीटा। अगेन अगर प्लेन इज मूविंग विथ एक्सीलरेशन b तो क्या होगा। सो ये इंक्लाइन प्लेन है, ये है थीटा, इसके ऊपर ब्लॉक m है, लेकिन इसको हम क्या करते हैं, एक फोर्स mb फोर्स से इसको धकेल रहे हैं। ओके, जिसका एक्सीलरेशन है b। तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना होगा, सिमिलर होगा, या mg है, इस डायरेक्शन में है mg cos थीटा, इस डायरेक्शन में है mg sin थीटा। अभी तक हमको समझ में आ गया।
ओके, लेकिन यहाँ पर है R नॉर्मल रिएक्शन। अभी देखिए, अगर ये जो इंक्लाइन प्लेन है इसको हम किसी भी फोर्स से इसको अगर एक्सीलरेट करें तो ड्यू टू इनर्शिया एंड ऑपोजिट फोर्स एक्ट ऑन द ब्लॉक। तो अगर एम बी इस डायरेक्शन में है तो वो जो एम बी है वो क्या होगा, इस डायरेक्शन में काम करेगा। फोर्स ऑफ इनर्शिया ब्लॉक के ऊपर, फोर्स ऑफ इनर्शिया ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा, एक्सटर्नल फोर्स के ऑपोजिट में। तो इसको हम अगर ये एम बी है तो इसको हम दो जो कंपोनेंट है उसमें डिवाइड करेंगे। ये एम बी है तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है तो इंक्लाइन प्लेन के साथ क्या होगा, थीटा एंगल में काम करेगा। अभी अगर थीटा है तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा एम जी कॉस थीटा, सॉरी एम बी नॉट जी, हियर एम बी कॉस थीटा, एंड अलोंग द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये हो जाएगा एम बी साइन थीटा। समझ में आ गया? तो एम बी ऐसे है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, जो इंक्लाइन प्लेन है उसके साथ ये इसका एंगल है थीटा, तो एम बी ये है तो अलोंग दिस डायरेक्शन एम बी कॉस थीटा, अलोंग दिस डायरेक्शन सॉरी इस डायरेक्शन एम बी साइन थीटा। अभी हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ओके, अगर इस ब्लॉक को इंक्लाइन प्लेन में स्टेशनरी रखना है, स्थिर रखना है, तो कंडीशन क्या होगा? सो द कंडीशन फॉर द ब्लॉक टू बी रेस्ट इज, सो अगर R here R is equal to mg cos of theta, R equal to mg cos theta plus mb sin theta plus mb sin theta, एंड अगर ब्लॉक इस डायरेक्शन में जाता है विद एक्सेशन A, सो mg sin theta नेट फोर्स इज mg sin theta माइनस mb cos theta इक्वल टू ma, और m कैंसिल कर दिया जाए तो g साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा मस्ट बी इक्वल टू m, मस्ट बी इक्वल टू सॉरी a। सो एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक इज, अगर ब्लॉक को स्थिर और रेस्ट में रखना तो a को क्या होगा, 0 होना पड़ेगा। अगर हम पुट द वैल्यू ऑफ a इज 0 हियर, सो व्हाट कैन वी गेट, g साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा इक्वल टू 0। सो वी कैन गेट b कॉस थीटा इक्वल टू g ऑफ साइन थीटा और b इक्वल टू g ऑफ साइन ऑफ थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल टू g ऑफ टेन थीटा। सो अगर कोई भी जो प्लेन है उसको एक्सीलरेट किया जाए विथ एक्सीलरेशन b, देन द ब्लॉक टू बी रिमेन रेस्ट on the inclined plane, the condition is acceleration of the inclined plane must be equal to g times tan of theta, b equal to g tan theta। इसको आप लिख लीजिए। सो अभी हम एक दो न्यूमेरिकल के बारे में बोलेंगे। तो आपको आई होप आपको अच्छा लगा होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। सो हम देखेंगे कि कैसे हम सॉल्व करते हैं। इसका नेक्स्ट दिन हम लोग जो पुली सिस्टम है उसके बारे में बताएंगे। अभी बॉडीज इन कांटेक्ट, अभी जो तीसरा हमारे ये है टॉपिक है वो है बॉडीज इन कांटेक्ट। इस तरह के क्वेश्चन में क्या होगा, हमने पहले ड्रॉ किया था कि टू बॉडीज है, कैपिटल एम स्मॉल एम, और कैपिटल एम को F फोर्स से पुल किया जा रहा है, तो एक्सीलरेशन क्या होगा? देखिए, एक्सीलरेशन निकालने का जो शॉर्ट फॉर्मूला है वो है टोटल पुलिंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास TPF, व टोटल नेट फोर्स TNF, और टोटल मास। सो टोटल फोर्स इज हियर F ओनली एंड टोटल मास इज कैपिटल M प्लस स्मॉल m। बस हमको अगर m का और स्मॉल m का वैल्यू दिया जाए और F का वैल्यू दिया जाए तो एक्सीलरेशन झट से ही निकल आएगा। लेकिन फ्री बॉडी डायग्राम में इसका महत्व है। देखिए, अगर हम m कैपिटल M को अलग से कंसीडर किए तो कैपिटल M जो है इसके ऊपर कितना फोर्स
काम कर रहा है? दो फोर्स, एक है एक्सटर्नल फोर्स एफ जिसे हम लगा रहे हैं, और एक है नॉर्मल रिएक्शन ऑफ एम व्हिच एक्ट्स ऑन इट अलोंग दिस डायरेक्शन। एम का जो नॉर्मल रिएक्शन है वो जो है लग रहा है वो है ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, नॉर्मल रिएक्शन इन, और इसको हम कहते हैं कि स्मॉल एफ। ओके, so here for the mass of capital M the equation is F minus F equal to ma, और इसके ऊपर सिर्फ कैपिटल M का नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, बिकॉज नॉर्मल रिएक्शन ये जितना देगा ये इक्वली देगा, लेकिन उसका डायरेक्शन होगा ऑपोजिट। तो इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा? स्मॉल एफ ही होगा, क्योंकि इसमें कैपिटल एफ नहीं है, तो स्मॉल एफ इक्वल टू हियर एफ माइनस एफ इक्वल टू कैपिटल एम ए होगा, एक नंबर 1 इक्वेशन, और यह होगा इसके बारे में एफ इक्वल टू स्मॉल एम इंटू ए। सो वी कैन गेट द नॉर्मल रिएक्शन ऑल्सो एंड द एक्सीलरेशन ऑफ द टोटल सिस्टम। अभी मान लिया जाए ये 2 के बारे में वजह से 2 नहीं है 3 है। ओके, कैसे है? इसको मान लीजिए m1, इसको मान लीजिए m2, और इसको मान लीजिए m3 है। In this situation we can get the same problem. Suppose the normal reaction between m1 and m2, normal reaction of m1 and m2 equal to f1, and normal reaction of m2 and m3 equal to f2। अभी देखिए फॉर m1 f माइनस f1 मस्ट बी इक्वल टू m1 ए। एक्सीलरेशन सेम होगा, और एक्सीलरेशन क्या है? नेट पुलिंग फोर्स। देखिए नेट पुलिंग फोर्स में ये नॉर्मल रिएक्शन नहीं आएगा, टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग नहीं आएगा। ओके, फ्री बॉडी डायग्राम में आएगा, ये फ्री बॉडी डायग्राम इक्वेशन है, लेकिन अगर हम एक्सेलरेशन निकाले तो उसमें कि ये एफ का हम कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स आएगा। एफ बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 होगा। ठीक है, सो फॉर m1 f माइनस f1 इक्वल टू m1a, फॉर m2 क्या होगा? ये नॉर्मल रिएक्शन देगा f1, और ये नॉर्मल रिएक्शन देगा f1, और ये नॉर्मल रिएक्शन देगा f2, लेकिन जा रहा है किधर? बाएं तरफ। सो f1 इज ग्रेटर देन f2, सो यू कैन गेट f1 माइनस f2 इक्वल टू m2a। और फॉर m3 के ऊपर सिर्फ f2 लग रहा है, m3 के ऊपर सिर्फ f2, सो हियर वी कैन गेट f2 इक्वल टू m3a, f2 इक्वल टू m3a। ये इक्वेशन सॉल्व करके हमको f1 f2 और एक्सेलरेशन निकालना होगा। ऐसे ही हम स्ट्रिंग के बारे में ही जान सकते हैं, तो वो हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे ये बॉडीज ऑफ कॉन्टैक्ट के स्ट्रिंग के बारे में जो होता, अगर इसके बीच में थ्रेड या स्ट्रिंग होता तो क्या होता वो जानेंगे, और न्यूमेरिकल सॉल्व करके आइडिया पूरा क्लियर करेंगे। तो बच्चों, आई होप you understand the basic application and basic theory from the basic concept. So बने रहिए चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि हम बहुत दूर से इसको ले जा सके। आपके लिए हम मैं यह पढ़ने आया हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्त को बताइएगा जरूर। ओके, सो फॉर टुडे थैंक यू वेरी मच।